अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति शर्मा है और कंप्यूटर साइंस से अगर आप सभी लोग जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जून का बैच भी अवेलेबल है, राइट। तो जून 2026 की तैयारी भी आप अभी से कर सकते हो। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा मैं अपने बैच की शुरुआत करती हूँ ताकि हम लोगों को आइडिया लग सके। जब तक पता नहीं होगा कि कैसा पेपर बनता है, कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अपना नया बैच भी स्टार्ट हो गया है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप जेआरएफ अड्डा प्रीमियम गोल्ड ले सकते हो। इस बार आप लोगों के लिए मॉक ट्रैकर्स भी आए हैं ताकि आप सब लोगों की तैयारी जो है उसको आप और अच्छे से ट्रैक कर सको और अच्छे से आपको पता लग सके कि कहां पर आप मिस्टेक करते हो, कैसे आप लोगों को सुधार करनी है। हमारे साथ में आती है ऐसी प्रॉब्लम कि मैम हम जो है वो यूनिट समझ गए, टॉपिक भी समझ गए, पर हम लोग जो है वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं। वो जो कॉन्सेप्ट था, मान लीजिए आपने पढ़ा भी है पर आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया है, आपने कीवर्ड नहीं समझा है। आपको वो टॉपिक तो समझ में आ गया पर आपको वो टॉपिक का कीवर्ड नहीं पता है, आपको वो टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ है। और वहां पर प्रॉब्लम आती है कि आपने जो कंटेंट रिसोर्स यूज किया है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहा, या कंटेंट रिसोर्स तो सफिशिएंट था पर आपने नंबर ऑफ टाइम्स उसका जो रिवीजन है वो नहीं किया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी एक कॉन्सेप्ट को जब आप सभी लोग पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट को कीवर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना है, आपको उसका एप्लीकेशन सीखना है। अगर उससे मैं बोलूं कि और वैरायटी ऑफ कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आपने उसको रिवाइज किया है एटलीस्ट 3 टाइम्स और नॉट। अगर एक कॉन्सेप्ट को 3 बार रिवाइज करते हो तब जाके मेरे हिसाब से वो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा तरीके से रिटेन होता है। तो आपको जब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका सबकॉन्शियस रिवर्ट बैक नहीं करा, मैं एग्जैक्टली फ्रेम करूँ ना, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जब आप पेपर में देखते हो तो आपको एग्जैक्टली कौन से बुक के कौन से पेज के कौन सी वाली साइड पर कौन सी लाइन से लिखा था, और अगर आपने खुद के हाथ से लिखी है ना कोई चीज़ तो आपको एग्जैक्टली याद आता होगा कि इस रजिस्टर के कॉलम के ऊपर इधर ऊपर से रेड कलर के पेन से या ब्लैक कलर के पेन से मैंने लिखा था। आपको एग्जैक्टली वो मोमेंट भी याद आ जाता है अगर आपने उसको अच्छे से रिवाइज किया, थॉरोली रिवाइज किया। मैं क्यों बार बार बोलती हूँ फ्लो चार्ट बना के रिवाइज करो, टेबल्स बना के रिवाइज करो। कंप्यूटर साइंस के सभी स्टूडेंट्स को लास्ट दिनों में मैं क्रैश कोर्स के फॉर्म में सारी की सारी टेबल्स बना के देती हूँ, जो मैंने अपनी तैयारी के समय पर बनाई थी। 25 टाइप के रिसर्च के कीवर्ड्स मैंने आपको दिए हुए हैं, वो मैं आपको कहाँ से बना के दे रही हूँ, वो ऐसे ही बना के दे रही हूँ। आप जिस दिन एग्जाम में बैठे हो या आप कभी भी कोई क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देखकर आपको ये समझ में आ जाना कि यार ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी। अगर आपको वो कॉपी याद आ जाए, वो पेज याद आ जाए, वो पेन याद आ जाए जिससे आपने लिखा था, आपको 100% उस क्वेश्चन के अंदर कभी ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने उसे इतनी बार रिहर्स कर लिया, इतनी बार रिवाइज कर लिया है, आपने इतने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन उसके ट्राई कर लिए कि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। अब बात आती है कि मैम जब हम लोग यहाँ पर ये आते हैं ना तो हमें लास्ट के 2 ऑप्शन में गड़बड़ होती है। अब मैं आपको इसका भी एक हैक सिखाती हूँ। आपको लास्ट के 2 ऑप्शन में इसीलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप जो है वो सही उत्तर ढूंढ रहे हैं, आप लोग सही आंसर ढूंढ रहे हैं। अब मुझे बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा, या बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे शायद पहली बार सुन रहे होंगे उनको ऐसे लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं मैम, बट अगर मेरा कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो वो ये चीज़ समझेगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी क्लास में अप्लाई करती हूँ। आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है। बात ऐसी है, लड़ाई सही उत्तर ढूंढने की नहीं, गलत आंसर ढूंढने की है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी, आपके पास में एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन हैं। आप लोग ढूंढ रहे हो कि इसमें से सही कौन सा होगा। मैं ये कह रही हूँ कि ये ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आप कान टेढ़ा पकड़ रहे हो, सीधा सीधा पकड़ो ना। जो ऑप्शन पढ़ के आपको गलत लग रहा है उसे कैंसिल करो। इसे कहा जाता है चॉइस एलिमिनेशन, एंड दुनिया में इससे बेटर ट्रिक एमसीक्यू सॉल्व करने की कोई है ही नहीं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। व्हेन यू एलिमिनेट योर चॉइस का, आपको जब पता होता है कि क्या नहीं करना है तो आपको एक विजन क्लियरली मिल जाता है कि यार ये करना है। सेम वही चीज यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। आप जब इन सभी ऑप्शंस में से ये देख लोगे कि यार ये ऑप्शन क्यों गलत है, मतलब ये सही हो ही नहीं सकता, तो आपको 100% गारंटी मिलेगी। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ में लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, आप सभी को याद होगा मैं सिलॉजिज्म जो है वो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट पे पढ़ाती हूँ, और इसको अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, हमको सही और गलत पता ही नहीं है क्या होता है। हमारे लिए सही मतलब है जो चीज गलत ना हो वो सही,
और जो चीज़ गलत ना हो वो कैसी, वो जो चीज़ सही ना हो वो गलत। हमारा पूरा जीवन, पूरी साइंस ही लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पर बनी है। तो बस वही तो है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। एमसीक्यू के अंदर भी ये दो चीज लगाना सीख गए तो काम आसान। रिलेटिविटी की एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दूसरे कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आप लिंक कर सकते हो, माइंड मैप कर सकते हो, वो आएगा रिविजन से, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करने से, कॉन्सेप्ट के कंसोलिडेशन से। और दूसरी चीज है लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये आएगा रिहर्सल से, प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा क्वेश्चन अपने हाथ से निकालोगे उतना अच्छा चॉइस एलिमिनेशन होगा। और हर क्वेश्चन में चॉइस एलिमिनेशन प्रैक्टिस करो, ट्राई करो किसी भी ऑप्शन को उठा के गलत प्रूव करने की। मछली वो ढूंढनी है जो पूरे तालाब को गंदा कर दे। आप लोग क्या कोशिश कर रहे हो, सही ढूंढने की कोशिश करते हो, और इस वजह से लास्ट में दो चीजें ऐसी बच जाती है जो बहुत आसपास होती है और आप उसमें से कुछ ढूंढ नहीं पाते हो कि सही क्या होगा। पर मैं फिर बोल रही हूँ कि उन दोनों में से भी ट्राई करना, मेरे कहने पर आ जाना और ट्राई करना गलत प्रूफ करने की कि यार ये तो मैम किसी भी केस में सही हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आपके पास में 95% ऑफ द टाइम जो है वो एक ही ऑप्शन बचेगा, और बचे हुए 5% में आपको चॉइस एलिमिनेशन का डबल राउंड लगाना है। आपको बस ये ट्राई करना है कि ये ऑप्शन क्यों सही नहीं है, मैं ये प्रूव कर दूं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा बल्कि कम समय लगेगा। जैसे कि अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाती हूँ जो मैं चीज़ें सिखा रही हूँ। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देख लो, आपके सामने लिखा है द प्रिंसिपल ओरिएंटेशन टू द रोल ऑफ थ्योरी इन रिलेशन टू द रिसर्च इज डिडक्टिव इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्ट्रैटेजी। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, हिंदी में भी क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका सवाल है, इस सवाल के अंदर मैं कैसे प्रीवियस ईयर सॉल्व करती। सबसे पहली बात तो आपके पास में, ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है, और भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने लिखे जा सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना इजी होगा सॉल्व करना, ये आप मान के चलना। अक्सर बड़ा क्वेश्चन देखकर हम लेंदी मान लेते हैं और हम मानते हैं कि ये डिफिकल्ट होगा, बट एक्चुअली जितना छोटा क्वेश्चन होगा, जितने कम शब्दों में प्रश्न लिखा होगा उतना ज़्यादा मेहनत लगेगी उसको समझने में। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, इलैबोरेटेड क्वेश्चन होता है, उतना कम समय लगता है उस क्वेश्चन को समझने में। बस आपको रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड चॉइस एलिमिनेशन, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पूरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करो तो पहली बात तो समझ में आ रहा है कि मैम ये यूनिट रिसर्च से है, और अगर उसमें भी पता चल जाए तो ऑप्शन को देख के पता चल रहा है कि मैम ये जो है ये अप्रोचेस के ऊपर सवाल है। आपको यहाँ पर साफ साफ जो कीवर्ड दिख रहा है आपको वो अंडरलाइन करना है क्वेश्चन के अंदर जाके। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को रीड आउट करो, रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन हाई रखो, क्वेश्चन को रीड करो धीरे धीरे आराम से, बिना समय देखे। ऊपर जो समय चलता रहता है ना, वो देख के जबरदस्ती एंजाइटी के अंदर, घबराहट के अंदर, पैनिकनेस के अंदर क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हो। रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन बेकार है। उसे सुधारने के लिए मॉक टेस्ट होते हैं टाइमर के साथ में। आप जो यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है। बैठ के 3 घंटे का टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करो, उसे क्वेश्चन सॉल्व करना कहते हैं। और देखो 3 घंटे में कितना सही किया, क्योंकि कोई भी सवाल का सही आंसर देना कोई भी कर सकता है। उस समय के अंदर उसे सही आंसर करना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का गेम है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास में बिना घड़ी को देखे चुपचाप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, और रीड करने के बाद में क्वेश्चन के अंदर मेन कीवर्ड क्या दिख रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो हाईलाइट हो रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो पूछी जा रही है, उसे आप अंडरलाइन कर लो। जैसे यहाँ पर डिडक्टिवनेस के ऊपर बात की जा रही है, और अब आपके पास में ये जो क्वेश्चन के ऑप्शंस है ना, आप इसके अंदर लिख लो कि कौन सा डिडक्टिव कौन सा इंडक्टिव है। ये आपको पता होगा अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। जैसे क्वांटिटेटिव लिखा है तो क्वांटिटेटिव जो होता है वो यस आपके लिए कैसा होता है, वो आपके लिए डिडक्टिव होता है। अगर मैं बात करूँ क्वालिटेटिव का तो वो कैसा होता है, वो आपके लिए इंडक्टिव होता है। अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता कि डिडक्टिव इंडक्टिव ये लिखना है? क्वेश्चन के कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे ताकि चॉइस एलिमिनेशन कर सके या मैचिंग लगा सके। अब बात आती है, नाम में ही इंडक्टिव लिखा है, कंस्ट्रक्टिवनेस जो है वो अपने आप में ही कैसी होती है, वो भी आपके पास में इंडक्टिव होती है। अगर मैं यहाँ पर मैचिंग लगाऊं और चॉइस एलिमिनेट करूं तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा, दैट इज मेरा क्वांटिटेटिव। बाकी सब हो ही नहीं सकते क्योंकि आपसे डिडक्टिव के बारे में कुछ पूछा गया है और बाकी सारे इंडक्टिव होते हैं। चॉइस एलिमिनेट किया, आंसर निकाला। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मैम जिसके अंदर कोई कीवर्ड हमको दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है कि क्या कीवर्ड है। जैसे अब जो है वो सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट और ये जो मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें अक्सर क्या होता है कीवर्ड्स नहीं आ पाते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है आपका कंसोलिडेशन, जो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। आपको रिक्वायर्ड है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है बताओ मुझे जरा।
कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ा है, देखो चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, कोई भी हो, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, आपको उस कॉन्सेप्ट की सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसका भी मैं यही क्वेश्चन से एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाती हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन के अंदर रिसर्च की स्ट्रैटेजीज वर्ड आया हुआ है, 4 स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ गिवन है। आपको सभी की सभी स्ट्रैटेजीज या सभी के सभी जो अप्रोचेज हैं रिसर्च के, वो आपको पता होने चाहिए। इसको कहते हैं कंसेप्ट का कंसोलिडेशन करना। कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है कि आप आंसर करके अगर आगे बढ़ गए हो तो कोई मतलब नहीं है, ये आपके कोई काम नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि एज इट इज प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर में आता होता तो 1% बच्चे का JRF नहीं हो रहा होता, उससे ज़्यादा का हो रहा। इस बार तो 1% का भी नहीं हुआ। तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आपके लिए सिर्फ पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाना मतलब पेपर सॉल्व करना नहीं हुआ। आपको अगर रिसर्च अप्रोचेस लिखा है, रिसर्च की अप्रोचेस गिवन है, तो ये 4 अप्रोचेस तो पता होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा भी जितनी भी अप्रोचेस है सब आपके पास में होनी चाहिए इन कीवर्ड्स फॉर्म। आपको खुद को इनके कीवर्ड्स बनाने पड़ेंगे, या आपको जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो आपको ये बना के दे रहा होगा, और आपको उसे अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा और हर चीज़ को लॉ ऑफ रिलेटिविटी के साथ में अपने माइंड में मैप बनाना पड़ेगा। जब मैं कोई क्वेश्चन का टॉपिक पढ़ती हूँ तो मैं अपने दिमाग में पूरा का पूरा मेरा एक इमेज बन जाता है। जैसे मैं एक छोटे बच्चे के एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप किसी बच्चे को बोलते हो एप्पल, A फॉर एप्पल, तो उसके मन में जो है ना वो रेड कलर का एक एप्पल ड्रॉ हो जाता है। इसे बोलते हैं पिक्टोरियल मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में भी हम लोग पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, जब टीचिंग एप्टीट्यूड में आप ये चीज़ पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ों का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है तो उससे रिलेटेड सारी की सारी रामायण आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि इससे रिलेटेड ये होता है, ये होता है, वो होता है। जैसे आप नोटिस करो, जब आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैथमेटिक्स का कुछ सॉल्व करते हो, रीजनिंग का या लॉजिकल रीजनिंग का कुछ सॉल्व करते हो, तो आप नोटिस करते होंगे कि मान लो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का कोई सवाल है, तो आप है ना सारे के सारे उसमें रिलेशंस लिख लेते हो, सब कुछ लिख लेते हो। जितना ज़्यादा लिख कर सॉल्व करते हो उतना जल्दी आपका आंसर्स आते हैं। और रफ वर्क जो है वो फेयर किया करो, रफ वर्क रफ मत किया करो, रफ वर्क फेयर किया करो, नहीं तो खुद ही को समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा था। तो मॉक टेस्ट देते समय ये सब चीज़ों का ध्यान रखा करो। आप जो आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे वही एग्जाम के अंदर होगा। एग्जाम के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा आ जाएगी अचानक से आपके अंदर और आपको डिफरेंट करने लग जाओगे। जो यहाँ 40 दिन के अंदर रिहर्सल करके जाओगे वही आप एग्जाम के 3 घंटे में करोगे। जो 6 महीने से पढ़ रहे हो ना वही काम आएगा। एक दिन पहले कोई चीज़ सीखी, यूट्यूब पे कोई शॉर्ट ट्रिक सीखी तो वो काम बिल्कुल नहीं। हम शॉर्ट ट्रिक भी ऐसे अप्लाई करते हैं, हम तो इंडियंस हैं, हम शॉर्ट ट्रिक भी ऐसे अप्लाई करते हैं कि पहले शॉर्ट ट्रिक से आंसर लगा लेते हैं, फिर लॉन्ग मेथड से चेक करते हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक से आंसर आया वो सही है नहीं। और ये हम एग्जाम में बैठ के करते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ लिखना जरा, मानते हो कि नहीं मानते हो? करते हैं हम, ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं लॉन्ग मेथड से कि ये जो ट्रिक है वो किया है कि नहीं किया है सही हमने। हम ऐसा भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है 2 नंबर्स का तो हम लोग उसको एक लाइन में कर लेते हैं, पर फिर बड़े वाले मेथड से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि मैंने सही किया या नहीं, क्योंकि एग्जाम में हम रिस्क नहीं ले सकते। बट ये सारी चीज़ें एग्जाम में करने की नहीं होती, ये सारी चीज़ें होती है मॉक टेस्ट में करने की। मॉक टेस्ट में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो, 40 दिन लगातार करो तो 41वें दिन प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये रिस्क जो मैं ले रहा हूँ ये सही ले रहा हूँ। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस देते हैं। आपका बहुत वास्ट सिलेबस है, क्या पढ़ना है पता ही नहीं चलेगा अगर प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ोगे तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको बताता है कि तेरे को इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है, इस टॉपिक में इतना पढ़ना है। और मेरे हिसाब से 5 साल बढ़िया है अगर आप कर सको तो, और अगर 10 साल कर लो तो बहुत ही बढ़िया है, मज़ेदार है। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर निकाल लो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी। और इनके साथ में लगाना है प्रीवियस ईयर के साथ मॉक टेस्ट, हर 3 घंटे में बैठ के, और हर 3 से 4 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट दिया करो। मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया करो, इस पर भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन पे ध्यान दिया करो, माइंड मैपिंग पे ध्यान दिया करो।